नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों चलिए हम आज आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं और मैं बहुत सारी चीज़ आप लोगों को फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा इससे। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि असम किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। बताइए, ये क्वेश्चन है कि असम किस देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आप लोगों के मन में आया होगा कि ये क्वेश्चन रटने से नहीं होगा। आप लोग कितना भी रटिएगा वो क्वेश्चन आप लोगों के माइंड से निकल जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरह से पढ़िए। हाँ, इसको मैप पे देखिए और मैप पे देखिए तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसको रटते रहिएगा, रट के फिर भूल जाइएगा। तो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैप पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसके बैक में जाते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये देखिए असम का मैप है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर तो देखिए, ये आप देख रहे हैं ये असम का मैप है। इधर में आप लोगों को बांग्लादेश देखने को मिलता है, इधर में त्रिपुरा है, हाँ इधर में मिजोरम है, हाँ मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ये बीच में असम है और ये मेघालय है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना है, ये बात है कि असम का बार बार ये क्वेश्चन क्यों पूछता है कि असम का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है। तो यहाँ पे आपको, और इधर में आप जानते हैं कि एक देश है, कौन सा देश है, म्यांमार। यहाँ पे एक देश है म्यांमार। ठीक है, तो इस देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगता है असम का, तो देखिए यहाँ पे ये आप लोग जानते हैं कि ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश है, तो देखिए यहाँ पर जो है ये चीज़, हाँ तो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है, ये बांग्लादेश है, हाँ और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ये बांग्लादेश है ये, तो यहाँ पर भी सीमा बनाता है। तो ये दो जगह सीमा बना रहा है, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ में। तो ये पहला चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया कि ये किसके साथ सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश के साथ इसका सीमा तय है कि ये बनाता है, दो जगह बनाता है। ठीक है, चलिए अब एक और कौन सा देश है, तो यहाँ पे जब आइएगा तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर ऐसे एक छोटा सा देश है, ये कौन सा देश है, भूटान है, भूटान ये देश है। तो इसके साथ भी देखिए ये सीमा बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए असम को पूछते रहता है कि असम का सीमा किस किस देश के साथ लगता है। तो यहाँ पे क्या जवाब होगा दोस्तों, तो ये बांग्लादेश और भूटान के साथ में, इसका म्यांमार के साथ में कोई सीमा नहीं लगता है, माने म्यांमार इधर में है, म्यांमार। ठीक है, तो इसके साथ में कोई सीमा इसका नहीं लगता है, हाँ बांग्लादेश के साथ लगता है और भूटान के साथ लगता है। इतना तो क्लियर हो गया दोस्तों। अगर देखिए यही क्वेश्चन आप लोगों को घुमा फिरा कर पूछ देता है कि जो असम, ये आप लोग जानते हैं कि ये पूरब का स्टेट है, पूर्वोत्तर भारत का स्टेट है दोस्तों। तो ये पूछ देगा आपसे कि असम जो है वो भारत के कितने राज्यों से अपना सीमा बनाता है, तो उसका क्या जवाब देंगे आप बताइए। तो यहाँ पे देखिए असम का, इधर आप लोग जानते हो कि सेवन सिस्टर्स है, सेवन सिस्टर का नाम आप लोग सुना होगा दोस्तों। सेवन सिस्टर यानी ये इधर में 7 देश हैं। देखिए पहला काउंट कर लेते हैं, पहला है 1 अरुणाचल प्रदेश, दूसरा यहाँ पे आज ये नागालैंड है, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम और पांचवा है त्रिपुरा और छठा है कौन सा, मेघालय और सातवां है कौन सा, ये आपको असम। यानी कि 7 सिस्टर इसको बोला जाता है, 7 देश हैं। लेकिन यहाँ पर एक जाइएगा तो ये यहाँ पर एक सिक्किम है, सिक्किम इधर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद इधर एक सिक्किम है। तो सिक्किम को अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं पूर्वोत्तर में तो टोटल 8 हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को 7 सिस्टर पूछेगा ही तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि 7 सिस्टर में कौन कौन सा शामिल है, तो यही सब होगा, सिक्किम उसमें नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, अगर सिक्किम को हम लोग काउंट करेंगे तो 8 हो जाएगा टोटल। तो इतना सारा आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर जो है, तो ये मेघालय जो है, मेघालय है, ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा अपना बनाता है यहाँ पे। ठीक है, हाँ यहाँ पे त्रिपुरा है, ये भी बनाता है, हाँ ये मिजोरम जो है ये भी बनाता है सीमा। ठीक है, मणिपुर नहीं बनाता है। तो ऑप्शन में दे देगा
कि बताइए कि ऑप्शन में मणिपुर भी दे देगा और बोलेगा कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है क्या, तो आप क्या मारेंगे दोस्तों। तो इसी तरह का क्वेश्चन आप पूछ देगा और आप फंस जाएंगे। जब तक आप मैप का स्टडी नहीं करेंगे तो ये सब क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश का पूछेगा दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश देखिए, इधर चाइना है, तिब्बत, हाँ इधर भूटान है, भूटान से सीमा लगाता है, और इधर म्यांमार है, इससे भी सीमा लगाता है। तो ऐसा है। नागालैंड है तो केवल ये म्यांमार के साथ सीमा लगाता है। मणिपुर जो है वो किसके साथ सीमा लगाता है, म्यांमार के साथ। मिजोरम जो है म्यांमार के साथ। कभी कभी देखिए त्रिपुरा का दे देता है कि त्रिपुरा, कंफ्यूज होने के लिए कि आप लोग जानते हैं कि नीचे में त्रिपुरा है तो त्रिपुरा म्यांमार से सीमा लगाता होगा, तो नहीं, ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए इधर इसके बांग्लादेश है तीन ओर से, तो पूछता है क्वेश्चन कि तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा भारतीय राज्य है, तो वो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना सारा आप लोगों को ध्यान में आ गया। हाँ, यहाँ पे ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश में घुसती है एक नदी है, और ऐसे बीचों बीच ये बहते हुए और ये इधर से आपको पश्चिम बंगाल में घुस जाती है। ये कौन सी नदी है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। ये कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ब्रह्मपुत्रा नदी है इसको, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इतना सारा क्वेश्चन इसी में, ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में ही एक यहाँ पर एक नदी द्वीप है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मांजुली नदी द्वीप है, ये यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बहुत सारा देखिए यहाँ से कितना क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। अब क्वेश्चन का आंसर लगेगा, देखिए कितना आसानी से लगेगा। असम किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो बताइए भूटान के साथ लगाता है कि नहीं लगाता है, लगाता है। बांग्लादेश के साथ लगाता है कि नहीं, लगाता है। हाँ, नेपाल के साथ लगाता है क्या, नहीं, नेपाल के साथ नहीं लगाता है। म्यांमार नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ये मैप नहीं देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लगा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से पढ़ना आप लोगों को ज़रूरी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए उसी तरह से मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का पहला जन्म भाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में हुआ था। देखिए महात्मा गांधी से ये पूछता है कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे, तो भारत कब आए थे बताइए दोस्तों। भारत ही आए थे, भारत आए थे कब, एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलिए यहाँ पे बताइए महात्मा गांधी भारत कब आए थे। तो भारत ही आए थे महात्मा गांधी कब, 9 जनवरी 1915 को। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से। भारत कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए थे। भारत जैसे ही आए इनको कौन सा उपाधि मिला था दोस्तों, बताइए कौन सा उपाधि मिला था। तो इनको केसरे हिंद की उपाधि मिला था, ठीक है। ये आप जान गए। केसरी हिंद का उपाधि किसने दिया था, अंग्रेजों ने इनको केसरी हिंद का उपाधि दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि कब मिली थी, तो 1915 में, क्योंकि ये 1915 में 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया आए थे, ठीक है। जब इंडिया आए थे तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे ये मुलाकात किए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1915 में ही साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर, ये डेट भी पूछ सकता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पे महात्मा गांधी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पर, बताइए दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी, गुजरात में, ठीक है। ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया। देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, फिर अगर ये पूछ देगा कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम स्थापना हो गया, महात्मा गांधी पहली बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे, ये भी आप लोगों को मालूम चल गया। हाँ, लखनऊ अधिवेशन वाला 1916 में भाग लिए। 1916 में ही BHU जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें उसका उद्घाटन समारोह था। उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी। हाँ, इन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था। ये गए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में, वहीं पे इन्होंने जन भाषण दिया था, बहुत बड़ा भाषण दिया था इन्होंने, वहीं से ये फेमस हो गए थे दोस्तों, ठीक है। और पहला कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिए थे लखनऊ अधिवेशन कब, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, ठीक है। चलिए, तो इतना सारा चीज़ आप जान गए। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन
एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रहा है कि महात्मा गांधी ने, यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सार्वजनिक भाषण भारत में कहाँ दिया था? बताइए कहाँ दिया था? ये 1916 के बनारस में, 1915 में साबरमती में, 1917 चंपारण में, 1916 अहमदाबाद में, या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब तो आप लोग लगा लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में बनारस में। ये BHU का जब स्थापना हो रहा था तो उसी टाइम इन्होंने सार्वजनिक भाषण दिया था। ये भी जान लीजिए, महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा और फैक्ट्स जान लीजिए, ठीक है। इन्होंने 1917 में क्या किया था? इनको राजकुमार शुक्ल नाम के एक नेता थे, वो कहाँ से थे? बिहार से। बिहार के राजकुमार शुक्ल नेता ने इनको इनवाइट किया था कहाँ? चंपारण आने के लिए। जब ये चंपारण आए तो वहीं पे चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया। कब? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया था? वो 1917 में। ये भारत में प्रथम सत्याग्रह था दोस्तों, इतना ध्यान रखिए। ये भारत में प्रथम सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है दोस्तों? विश्व शांति स्तूप है। विश्व शांति स्तूप, पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है कि विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? बताइए, आप लोगों को मालूम होगा तो बताइए, विश्व शांति स्तूप कहाँ है दोस्तों? ये विश्व शांति स्तूप बनाया गया है कहाँ पे? राजगीर में। ये राजगीर में विश्व शांति स्तूप है दोस्तों, ठीक है। राजगीर में बनाया गया है। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है। इसको क्यों बनाया गया है? ये क्वेश्चन BPSC में पूछा था। आप लोग इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बता पाएंगे। देखिए, विश्व शांति स्तूप आप लोगों को याद होगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? जापान के हिरोशिमा जो शहर था और नागासाकी शहर पर परमाणु बम से अटैक किसने किया था? अमेरिका ने। तो जैसे ही परमाणु बम से अटैक किया तो वहाँ पर बहुत क्षति हुआ था। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि अगर जिस देश में परमाणु बम से आक्रमण किया हो गया उस देश में क्षति कितना होगा। उसी क्षति को दिखाने के लिए, उस पीड़ा को दिखाने के लिए, उस दर्द को दिखाने के लिए जापान ने क्या किया कि बहुत सारे देशों में शांति स्तूप का निर्माण करवाया था, ताकि अमेरिका ये देख ले कि उसने परमाणु बम गिरा करके कितना मानव का जो हत्या जो किया उसने, तो वो कितना भयावह था, उसको ये संदेश देने के लिए जापान के द्वारा ऐसा किया गया था। तो पहला यहाँ पे राजगीर में भी बनाया गया है और सांची स्तूप भी बनाया गया है। आप लोगों को मालूम है? तो सांची स्तूप ये जापान के द्वारा नहीं है, वो सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था भोपाल में, लेकिन ये जापान के द्वारा बनाया गया है विश्व शांति स्तूप, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान में रख लिए। चलिए अब ये कहाँ पे है? राजगीर में। तो राजगीर के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए, पहला तो है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध जो जानते हैं बहुत बड़ा साम्राज्य था दोस्तों। हाँ, तो मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी ये बताइए आप लोग। तो मगध साम्राज्य की राजधानी इसी राजगीर में था, ठीक है। राजगृह इसको बोला जाता है, या राजगीर। पहले राजगृह था, या इसका अन्य नाम भी है। कौन सा अन्य नाम है? गिरिब्रज। अन्य नाम क्या है दोस्तों? गिरिब्रज। और उसको राजगीर भी बोला जाता है या राजगृह भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए 5 गो पहाड़ी है दोस्तों, 5 पहाड़ी है। उस 5 पहाड़ी का नाम जानते हैं आप लोग क्या है? वो BPSC में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। 5 पहाड़ी है। उस 5 पहाड़ियों के ये देखिए, पहले के जो राजा महाराजा थे वो किस जगह पे अपना राजधानी बनाते थे जानते हैं? कि किस जगह पे? या तो कहीं पे नदी या तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, या चारों तरफ से नदियाँ घिरी हुई है, नदियों से घिरा हुआ जो जगह है वहाँ पे राजधानी बनाया जाता है, या पहाड़ों से घिरा हुआ। क्यों ऐसा करते थे वो लोग? क्योंकि दूसरे जो राजा थे उस पर आक्रमण न कर पाए, ऐसा वो पहाड़ियों के बीच में बनाते थे। तो राजगीर में वैसा ही है। राजगीर में 5 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। राजगीर में क्या है? 5 पहाड़ियों के बीच में राजगीर बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऐसा 5 पहाड़ियों के बीच में है। तो इसको इसीलिए मगध की राजधानी यहीं पे बनाया गया था, राजगीर में। तो इन 5 पहाड़ियों के नाम पूछता है, तो देखिए ये इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उस प्रथम पहाड़ी का नाम है विपुलगिरी। प्रथम पहाड़ी है विपुलगिरी, दूसरा पहाड़ी है रत्नागिरी, तीसरा पहाड़ी है उदयगिरी, चौथा पहाड़ी है स्वर्णगिरी,
और वैभवगिरी। ये आप लोग ध्यान रख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पांचों पहाड़ी में से पूछ देता है, ठीक है। ये जो शांति स्तूप जो बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो शांति स्तूप था वो किस पहाड़ी पे बनाया गया है, तो ये रत्नागिरी पहाड़ी पे बनाया गया है। कौन से पहाड़ी पे? रत्नागिरी पहाड़ी पे ये बनाया गया है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, अच्छा बताइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जो ये यहाँ पे जो राजधानी बनाया गया था, तो इस राजधानी को किलाबंदी भी किया गया था। तो पूछता है क्वेश्चन, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि राजगीर की किलेबंदी किसने की थी। ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि राजगीर की किलेबंदी किस शासक ने की थी। तो उसका नाम था क्या दोस्तों? अजातशत्रु। अजातशत्रु उसका नाम था, उसने राजगीर की किलेबंदी की थी। और ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बिहार से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि जो अजातशत्रु ने किलाबंदी की थी वो किसके डर से किलाबंदी की थी। कौन राजा ऐसा था किसके डर से किलाबंदी की थी? तो एक अवंती जो उज्जैन जहाँ पे पड़ता है दोस्तों, अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन, वहाँ का शासक के डर से अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? अवंती के डर से, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजगीर, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो बताइए, यहाँ पे कैप्टन नेक होगा कि लेफ्टिनेंट बुस्टिंग होगा कि मेजर बारो होगा या कर्नल हाइट हो गया या इनमें से कोई नहीं होगा या एक से अधिक। तो देखिए, जो 1857 का जो विद्रोह लड़ा गया था, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो उसमें उसके कैप्टन कौन थे दोस्तों? अंग्रेज कैप्टन थे मेजर बारो। इसकी हत्या कर दी थी। हाँ, तो संथाल विद्रोह अगर आया है तो इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो आप लोग जानते हैं बहुत बड़ा विद्रोह था। तो 1857 से क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा था कि 1857 से पहले, 1800 देखिए 55, ये 55 में है, तो 1857 से बोल रहा है कि 1857 से पहले कौन ऐसा विद्रोह था जो बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो यही संथाल विद्रोह था दोस्तों। ये कौन सा विद्रोह था? संथाल विद्रोह, ठीक है। ये संथाल विद्रोह था, 1955-56 में हुआ था। इसी में मेजर बारो की हत्या हुई थी। हाँ, इसके कौन नेता थे? तो इसके 4 भाई थे दोस्तों, वही इसके प्रमुख नेता थे। वो 4 भाई जानते हैं कौन कौन थे? सिद्धू कान्हू का आप लोग नाम सुने होंगे और चांद भैरव। ये चारों भाई थे, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। संथाल विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था आप लोग को मालूम है? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है घुमाने के लिए। देखिए, किसी तरह से घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि संथाल विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था कि कैसा, कि राष्ट्रीय विद्रोह था कि कैसा था। तो यह एक जनजातीय विद्रोह था। जनजातीय लोग थे ये लोग। कौन सा? सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है। तो ये जनजातीय विद्रोह मारिएगा। और ये कहाँ पे है? भागलपुर, बिहार के भागलपुर से लेकर के राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ तक आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार में जो भागलपुर है, भागलपुर से लेकर के राजमहल की जो पहाड़ी है, ठीक है, भागलपुर से लेकर महल की पहाड़ी तक इसका क्षेत्र था। इस क्षेत्र को जानते हैं आप लोग क्या बोला जाता है? इस क्षेत्र को बोला जाता है दामन ए कोह। दामन ए कोह इसका नाम है इस क्षेत्र को। इस यहीं पर के ये संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, मैं कितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। इस तरह से पढ़िए, आप लोगों को सारा फैक्ट्स क्लियर होते जाएगा और सारा कन्फ्यूजन भी दूर होते जाएगा, ठीक है। कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए, यहाँ पे हम लोग कुछ देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध बताइए। अनुच्छेद 25 आप लोग भारतीय संविधान पढ़े होंगे तो वहाँ पे अनुच्छेद 25 आया होगा। इसका संबंध किससे है ये बताना है आपको।
पहला ऑप्शन में है कि समानता के अधिकार से, कि संपत्ति के अधिकार से, कि धर्म की स्वतंत्रता से, कि अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए अनुच्छेद 25 में है धर्म की स्वतंत्रता, किस नहीं, यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 और 26 में ये है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप लोगों को ध्यान में हो गया। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग लगा के ये धर्म की स्वतंत्रता से है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। देखिए मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने कौन कौन से मौलिक अधिकार में रखने के लिए उसको मान्यता दिया है। तो पहला ऑप्शन है कि आवास का अधिकार। तो देखिए आवास का अधिकार संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, सॉरी संपत्ति नहीं, मौलिक अधिकार है। ठीक है, विदेश यात्रा करने का अधिकार, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप कोई भी विदेश यात्रा आ सकता है, जा सकता है, उसका मौलिक अधिकार होगा। आवास का अधिकार भी दिया है, विदेश यात्रा का भी अधिकार दिया है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दो व्यक्ति अगर वो किसी भी कास्ट का हो, छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो लोग दोनों व्यक्ति एक काम कर रहे हैं तो उनको एक वेतन मिलना चाहिए। ये तीनों चीज़ दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी तीनों, इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी तीनों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रह सकते हैं। देखिए भारत के जो राष्ट्रपति हैं, ये इसके इच्छा जब होगा तब उसको हटा सकता है या उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा पद है दोस्तों, ये राज्यपाल का पद है कि निर्वाचन आयुक्त का पद है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद है, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा उसका, तो ये हो जाएगा राज्यपाल का जो पद है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि देखिए ये राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये भेज सकता है, इसको अधिकार है। और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, इसको जब चाहेगा राष्ट्रपति हटा सकता है, कोई भी कारण दे करके। देखिए निर्वाचन आयुक्त है, तो निर्वाचन आयुक्त जो इलेक्शन कमीशन होता है तो उसका तो नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन उसको हटा नहीं सकता। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको हटा नहीं सकता। लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसका शपथ ग्रहण जो है और शपथ ग्रहण राष्ट्रपति नहीं कराता है दोस्तों। इसका लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसका शपथ ग्रहण उपाध्यक्ष कराता है। हाँ, तो इसको हटा नहीं सकता, राष्ट्रपति नहीं हटा सकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं हम लोग। राज्यपाल का जो पद है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 153 में राज्यपाल का पद का कि राज्यपाल एक होगा राज्यों के लिए, तो ये 153 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछता है तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब इतना जानिए कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये सब। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होगा दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। हाँ, मुख्यमंत्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री ही राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं, उसको राज्यपाल से कोई मतलब नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति को कोई मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन सलाहकार नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक या नहीं, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना
राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को जानना होगा कि इनसे अनुच्छेद भी पूछता है कि जो अध्यादेश है वो अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति है जो है वो अध्यादेश जो है वो किस अनुच्छेद के तहत लाता है दोस्तों, तो 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। हाँ, ये कितने समय तक वैलिड रहता है, तो 6 माह तक। कितने समय तक वैलिड रहेगा, 6 माह तक। लेकिन वही अगर राज्यपाल अनुच्छेद लाता है दोस्तों, तो राज्यपाल का अनुच्छेद जो है वो कौन से राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, 213 के तहत। लेकिन ये कितने समय के लिए वैलिड रहता है, तो ये मात्र 6 सप्ताह के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, जब तक इसको राज्य विधानमंडल अनुमोदन नहीं देता है तब तक ये 6 सप्ताह तक ही रहता है। हाँ, उसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर विधानमंडल अनुमोदन दे तो। ठीक है दोस्तों, इतना सारा आप लोग फैक्ट्स जान लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है कि भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वां संविधान संशोधन, आप लोग जानते हैं कि एक हुआ था 42वां संविधान संशोधन और दूसरा हुआ था 44वां, ये लगातार हुआ था। ठीक है, ये 1976 में हुआ था और 44वां जो है 44वां ये कब हुआ था दोस्तों, 1978 में। ठीक है, ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी 77 में, 1977 में, तभी ये 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन को क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान बोला जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन है, इसमें इतना संशोधन कर दिया गया था कि ये एक तरह से मिनी संविधान बन गया था दोस्तों। ये किसके द्वारा किया गया था, तो इंदिरा गांधी की सरकार जो थी, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसके द्वारा ये किया गया था। इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रावधान ला दिए गए थे कि जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी ना दोस्तों, उसमें कौन प्रधानमंत्री बने थे, तो मोरारजी देसाई। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया कि जो भी 42वां संविधान संशोधन में बहुत ऐसे भी कार्य संशोधन किए गए थे जो कि बहुत ही मतलब देश के नुकसानदायक थे, उसको क्या किया इन्होंने कि वो सारे को निरस्त कर दिया गया। हाँ, सारे को मतलब वहाँ पे संसद में संशोधन कर करके फिर से उसको वापस कर दिया गया। ठीक है, तो जो कहा जाता है कि वो बदले की भावना से कर दिया गया। हाँ, लेकिन वो जो भी होता है दोस्तों वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारे प्रावधान बहुत सारे संविधान में जोड़े गए थे, बहुत सारे हटा दिए गए थे। उसको 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया मोरारजी देसाई द्वारा कि जो हटाया गया था उसको जोड़ दिया गया, जो जोड़ा गया था उसको हटाया गया। मतलब मैं इतना सारा बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए ये दोनों संविधान संशोधन, ये भूलना नहीं चाहिए आप लोग को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इसमें यही पूछ रहा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया। कौन सा अधिकार हटा दिया गया, तो ये तो बहुत ही फेमस है, ये संपत्ति का जो अधिकार है वो हटा दिया गया था दोस्तों, और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। कौन सा अधिकार, विधिक अधिकार बना दिया गया। और इसको कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, 300 अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।